बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, ज़िंदगी में शुक्र करना सीखें। जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करेंगे उतने ज़्यादा अल्लाह आपकी नेमतों में बरकत डालेंगे। वो नेमतें आपका इल्म, आपकी यादाश्त, आपकी नेकियां, आपका माल व दौलत, आपके अच्छे रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, सुकून के लिए अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर होम्योस्टेसिस में से ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो टॉपिक है इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन के एंगल से देखा जाए तो एनिमल्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। लेट्स सी, हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ उनमें से एनिमल्स ऐसे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। कुछ एनिमल्स उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ओके, अब इनको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। आइए इनका हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, अजीज तलबा व तालबात, ये ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनके बॉडी सॉल्यूशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से आइसोटोनिक होते हैं। पहली बात, दे हैव आइसोटोनिक बॉडी सॉल्यूशंस। अब अगर ये आइसोटोनिक बॉडी सॉल्यूशंस होंगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में होगी। ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, सिमिलर कंडीशंस होती हैं दोनों तरफ, तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती। सो देयर वुड बी नो एक्टिव रेगुलेशन। इनको ना ही बॉडी के अंदर वाटर को लेके जाने की ज़रूरत है, ना ही बॉडी से वाटर को रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं ये अपनी बॉडी को आइसोटोनिक बना के रखते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी किस्म के एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सोल्यूशन जो है वो एक्सटर्नल, वो इन्वायरमेंट मैरीन भी हो सकता है, ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल जो है मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट मैरीन, समुद्र को कहते हैं ना मैरीन, मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरफ। ऑस्मो रेगुलेटर्स के अब अगर आप वर्ड पे भी गौर करें तो यहाँ से भी हमें इसके मीनिंग्स क्लियर होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने बॉडी सॉल्यूशंस में सल्यूट या साल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, एक्टिवली रेगुलेट करते हैं। उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। सो दे एक्टिवली रेगुलेट बॉडी सॉल्यूशंस। अब इसमें दो चांसेस हैं डिफरेंट। वो क्या कि अगर इनकी बॉडी के बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तब क्या होगा, और अगर इनकी बॉडी के बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है
तो तब क्या होगा। अब ज़रा इस बात को हम समझते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बैठा है, जैसे कि मेरीन एनवायरनमेंट होता है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो हाइपरटोनिक है। सो उस वक्त क्या होगा कि इनकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, मींस कि वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर वुड आउटफ्लो। जब हाइपरटोनिक में जो एनिमल्स होंगे उनको प्रॉब्लम क्या आएगा, आउटफ्लो ऑफ वाटर। ओके, आउटफ्लो ऑफ वाटर। जगह थोड़ी है यहाँ हमारे पास, लेकिन ये बात क्लियर होगी आपको कि हाइपरटोनिक में हम बात कर रहे हैं कि हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशंस हैं तो देयर वुड बी आउटफ्लो ऑफ वाटर। अब हाइपोटोनिक की हम बात करने वाले हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा, वेरी सिंपली गेस इट, उल्ट होगा उसके, क्योंकि सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक है बाहर, तो बाहर से वाटर उनकी बॉडी में आएगा, दैट इज फ्लडिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। फ्लडिंग होगी, देयर वुड बी फ्लडिंग ऑफ वाटर। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड रेगुलेटर्स। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी सॉल्यूशंस को रेगुलेट नहीं करते वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, और ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी सॉल्यूशंस को रेगुलेट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। आइए अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स मेरीन वाटर में रहते हैं, समुद्र के पानियों में रहते हैं, वो किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे उनकी बॉडी से बड़ी तेज़ी से वाटर जो है वो रिमूव होता है। उसके बावजूद वो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। तो मेरीन वाटर में सबसे पहले कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हैं ही ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, उनको अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का कोई मसला ही नहीं है। दोज आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, उनको तो कोई इशू नहीं है, दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन सर्वाइव देयर, वो वहाँ रह सकते हैं। सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में दो ग्रुप्स आते हैं। एक ऐसे जो अभी हमने एग्जांपल ली थी, इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स जो इस बिलोंग करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वर्म्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा हैग फिश, दैट इज अ इंसेस्टर ऑफ वेरियस फिशेस। सो ये जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की कैटेगरी में। अब दूसरे वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म फिशेस हैं उनमें अडॉप्टेशन की कुछ बात करेंगे। ज़्यादातर फिशेस जो हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, वो रेक्टल ग्लैंड्स उनको हम कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स, क्योंकि उनके वो रेक्टम रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। सो रेक्टल ग्लैंड्स का एक फंक्शन है कि दे एक्टिवली सिक्रीट साल्ट फ्रॉम द बॉडी से एक्टिवली साल्ट सिक्रीट करते हैं। देयर फंक्शन इज एक्टिव सिक्रीशन ऑफ salt, active secretion of salt from the body. इसके अलावा कुछ फिशेस अपनी बॉडी में यूरिया की अमाउंट को रिटेन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि इनका जो बॉडी का सोल्यूशन है वो भी हाइपरटोनिक हो जाता है, और उसको वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर ले जाते हैं, यानी कि उसको वो भी आइसोटोनिक बना लेते हैं। सो दिस इज अ थर्ड वे ऑफ लिविंग देयर। सम फिशेस हैव अडॉप्टेड a process that is retention of यूरिया। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जब ये यूरिया को अपने बॉडी सोल्यूशन में रिटेन करेंगे तो उससे किस तरह से
ये उस चैलेंज को फेस करेंगे कि जो बॉडी से वाटर निकल रहा था। अब इसको यूँ समझें कि पहले ये बात ज़हन में लेके आए वापस दोबारा कि इनकी बॉडी से वाटर क्यों निकलता है। इसलिए निकलता है क्योंकि बाहर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है इनकी बॉडी में डाइल्यूट। तो जब वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा तो वो तो आइसोटोनिक हो जाएंगे, सो देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, इसलिए वाटर की मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? दैट इज टॉक्सिसिटी। वहां पे टॉक्सिसिटी आ सकती है, लेकिन उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए उसको रिड्यूस, वो जो टॉक्सिसिटी आएगी, डेफिनेटली दिस यूरिया इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट, इस टॉक्सिसिटी आएगी। अब इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए ये एक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ और रिडक्शन ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ यूरिया। इसकी वजह से यूरिया के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते, तो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये एक और तरीका है कि इस तरह से भी जो फिशेस हैं वो वाटर में। इसके बाद कुछ फिशेस जैसे कि बोनी फिशेस जो कि पहले फ्रेश वाटर की इनहेबिटेंट्स थी, अब जो हैं एवोल्यूशन के दौरान जो है वो मैरीन वाटर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो उनमें अडॉप्टेशन जो है वो क्वाइट सिंपल हैं। वो क्या है कि दे ड्रिंक मोर वाटर एंड दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। कि जो वाटर का लॉस हो रहा है वो उसको इस तरह से पूरा कर रहे हैं कि दे ड्रिंक मोर वाटर, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और जब यूरिया रिमूवल की बारी आती है तो दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। सो दैट अडॉप्टेशन इज ड्रिंकिंग मोर वाटर and production of concentrated urine, concentrated urine produce। वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिएंगे और कम से कम जो है उसको एक्सक्रीट करेंगे। इट्स एग्जाम्पल इज बोनी फिशेस, यानी कि इंसेस्टर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर लिविंग हैं, लेकिन ये मैरीन वाटर लिविंग। अब हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स का सामना होता है वो किस तरह से फेस करते हैं। पहले ये इसको रिवाइज कर लीजिए कि जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बेसिकली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो उनका प्रॉब्लम क्या होगा? देयर इज फ्लडिंग ऑफ वाटर का प्रॉब्लम होगा, फ्लडिंग ऑफ वाटर। अब ये फ्लडिंग ऑफ वाटर से किस तरह से compete करेंगे, उसमें किस तरह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन अडॉप्टेशन जो है इस जो आम तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पोर्टिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, उनकी एग्जांपल्स ली जाती हैं। उसमें इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स में हम क्या कह रहे हैं? देयर इज अमीबा, पैरामीशियम, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? देयर इज एक्टिव रिमूवल ऑफ वाटर। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वाटर को बॉडी से बाहर पुश आउट करते हैं। तो ये एक तरीका है कि जिसके ज़रिए ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव करते हैं।
इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे फिशेस, जो कुछ फिशेस जो हैं फ्रेश वाटर में जो रहती हैं, वो आमतौर पे क्या करते हैं कि दे प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, उसको उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो होगा वो बॉडी से रिमूव होगा। सो नंबर 2 अडॉप्टेशन क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ dilute urine, वर्ड प्रोड्यूस dilute urine, dilute urine प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, मोर वाटर लॉस, दिस रिजल्ट्स इन मोर वाटर लॉस। ओके, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वहाँ पे साल्ट की जो डेफिशिएंसी आती है उसको दूर करने के लिए वो जो फूड कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर साल्ट कंटेनिंग फूड को प्रेफर करते हैं। सो दिस इज नंबर 3 अडॉप्टेशन, दैट इज साल्ट कंटेनिंग फूड, salt containing food. Some animals like fishes in fresh water, they consume salt containing food. As a result, there is increase in the salt contents of their body. तो जो वाटर बाहर से आ रहा है उसके आने के बावजूद वहाँ पे उनकी बॉडी के सॉल्यूशंस कंसंट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर से फूड ले रहे हैं उसमें साल्ट ज़्यादा है। नंबर 4 पे क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि वो बॉडी में बाहर से साल्ट को एक्टिवली अपटेक करते हैं, उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि बॉडी से बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट प्रेजेंट है उसे एक्टिवली पंप करते हैं इनसाइड द सेल। दैट इज द नंबर 4 अडॉप्टेशन, एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट। एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स, ये अपनी बॉडी में एक्टिवली साल्ट्स को अपटेक कर रहे हो। और ये एक्टिवली साल्ट्स को किस तरह से अपटेक करेंगे, ये इसके लिए आमतौर पे अपनी स्किन को यूज करते हैं या गिल्स को यूज करते हैं। सो ये ज़्यादातर फिशेस में ये मैकेनिज्म पाया जाता है कि वो फिशेस जो हैं वो अपनी स्किन और गिल्स को यूज करते हुए एक्टिवली साल्ट्स को अपटेक करते हैं। तो ये तो बात होगी उन एनिमल्स की जो वाटर में रहते हैं। अब उन एनिमल्स की बात करते हैं जो खुश्की पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनका प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कट है कि इनको वाटर लॉस का प्रॉब्लम है, क्योंकि कंटिन्यूसली इस सनलाइट को फेस करते हैं और उसकी वजह से इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली एवेपोरेशन होती रहती है। सो देयर इज बेसिक चैलेंज, शॉर्टेज ऑफ वाटर, इनको पानी की कमी का सामना होता है। उसको किस तरह से ये फेस करते हैं कि उसके बावजूद ये सरवाइव करते हैं कि हालांकि इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर जो है वो एवेपोरेट हो रहा है। उसमें देखिए सबसे पहले कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं जो इनकी बॉडी पे कुछ केराटिनाइज्ड सेल्स की लेयर होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट अडॉप्टेशन इज they have keratinized skin. केराटिन जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन है कि इन एनिमल्स में केराटिनाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं इनकी स्किन पे, जो वाटर लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे ह्यूमंस की बॉडी पे हेयर प्रेजेंट हैं, मैमल्स की बॉडी पे हेयर प्रेजेंट हैं, नेल्स हैं, तो ये वाटर की एवेपोरेशन को कम से कम कर देते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स में उनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसमें काबिल जिक्र जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं। इंसेक्ट्स का जो फाइलम है बेसिकली वो आर्थ्रोपोड्स
ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली जो उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। सो दे हैव अ एक्सोस्केलेटन। और ये भी याद रखें कि एक्सोस्केलेटन एक मखसूस कंपोजिशन का हामिल होता है, ये वैक्सीज का बना होता है, इसलिए हम इसको वैक्सी एक्सोस्केलेटन कह लेते हैं। सो सेकेंड अडॉप्टेशन इज वैक्सी एक्सोस्केलेटन। वैक्स जो है ये बेसिकली लिपिड्स की क्लास से बिलोंग करता है, कंपाउंड है जो कि वाटर रेपिलेंट है, वाटर को रिपेल करता है, जैसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो कि वाटर को सरफेस के पास नहीं आने देता, जिसकी वजह से वेपोरेशन बहुत कम हो जाती है। ये आमतौर पे आर्थ्रोपोड्स की हम इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि जो इसमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक और बड़ा कॉमन मैकेनिज्म ये है कि ये जो फूड कंज्यूम करते हैं ये मॉइस्चर्ड फूड को प्रेफर करते हैं। मॉइस्चर्ड फूड, दे प्रेफर मॉइस्चर्ड फूड। ये ऐसी फूड को प्रेफर करेंगे दैट कंटेन्स मोर वाटर कंटेंट, जिसके अंदर वाटर कंटेंट्स जो हैं वो ज्यादा हों, उसको प्रेफर करते हैं। सो अब इसमें देखा जाए तो मॉइस्चर्ड फूड को इंजेस्ट करने से डेफिनेटली क्या होगा कि बॉडी के वाटर कंटेंट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे ह्यूमंस में भी ऐसे ही है कि ज़्यादातर जो है वो मॉइस्चर्ड फूड को प्रेफर किया जाता है। ड्राई फूड जो है वो लेस पैलेटेबल है, वो मतलब खाने में कम पसंद की जाती है। और चौथी बात ये है, तीन बातें हम कर चुके हैं अभी तक। एक हमने कहा कि दे हैव केराटिनाइज्ड स्किन, दूसरा हम कह रहे हैं कि दे हैव वैक्सी एक्सोस्केलेटन, और तीसरा हमने कहा कि दे ईट मॉइस्चर्ड फूड। और नंबर 4 पे आता है कि कुछ डेजर्ट एनिमल्स वो ऐसी फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह की फूड को वो इंजेस्ट करते हैं, किस तरह की को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन इसको इंजेस्ट करने से क्या होगा? इसको इंजेस्ट करने से ये होगा कि जब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेंगे तो उस ब्रेक डाउन के दौरान एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही, लेकिन साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो कैंगरू रैट में ये मैकेनिज्म पाया जाता है कि ये ऐसे फूड जो है सीड्स, मोस्ट कॉमनली सीड्स होते हैं बेसिकली, कुछ प्लांट्स के, ग्रासेस के, उनको ये खाता है कैंगरू रैट, और फिर उससे एनर्जी और वाटर दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, यूरिन के लिहाज से भी इनमें अडॉप्टेशंस हैं कि दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अप टू 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिससे लेस वाटर लॉस होगा, लेस वाटर लॉस। ओके, इसकी लास्ट अडॉप्टेशन बेटा, इसकी लास्ट अडॉप्टेशन ये है कि इनमें एक मैकेनिज्म पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, कि ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। उस मैकेनिज्म को, उस एबिलिटी को एनहाइड्रोबियोसिस कहा जाता है। इनके अंदर एनहाइड्रोबियोसिस, आप इस वर्ड को, इसके मतलब को हम समझते हैं। देखिए, एन का मतलब होता है विदाउट, ओके, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और बायोसिस का मतलब होता है लिविंग। सो दिस इज द एबिलिटी
ऑफ लिविंग विदाउट वाटर। सो ओके, ये दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, दिस इज द एबिलिटी टू टॉलरेट dehydration. So dehydration means absence of water, पानी का ना होना। So ability to tolerate dehydration is called anhydrobiosis. So ये भी एक करेक्टर है कि जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाई जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमसे पूछें, हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देकर। अल्लाह हाफिज़।